राधे राधे बच्चों, की हाल चाल। तो लेके आ गया चौथी वीडियो आपके लिए इस सीरीज की, जिसमें हम बात करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन जो हम डी एंड एफ ब्लॉक में देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है। फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज गिवन बिलो विच एलिमेंट शो द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपसे इन सभी एलिमेंट्स की, कैंडियम, मैंगनीज, क्रोमियम और टाइटेनियम, कैंडियम, मैंगनीज, क्रोमियम और टाइटेनियम, वो कह रहा है यहाँ पर किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके पास है +3। मैंगनीज के पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से +7 है। क्रोमियम के पास +2 से +6 है और टाइटेनियम के पास +2 से +4 है। तो जवाब आपके सामने है, जवाब है मैंगनीज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। ट्रांजिशन मेटल्स आर नोन टू मेक इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड मेक द ट्रांजिशन एलिमेंट व्हाट। अच्छा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड वो होते हैं जिसमें जो भी आपका मेटल होता है उसके बीच में जो गैप होता है वहां पर आके कोई छोटा एलिमेंट बैठ जाता है। जैसे आयरन के केस में कार्बन या ऑक्सीजन आके बैठ जाते हैं। तो वो कहता है जब फॉर्मेशन होती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड की तो वो उसे क्या बना देते हैं? मोर हार्ड, मोर सॉफ्ट, मोर डक्टाइल या मोर मेटेलिक। तो यहाँ आपका ऑप्शन होना चाहिए वो उसको मोर डक्टाइल बना देते हैं। ठीक है, डक्टाइल एक अच्छी प्रॉपर्टी है। मेलेबल और डक्टाइल दो प्रॉपर्टीज होती है मेटल की, जिसकी वजह से उनको खींच खींच के लंबा किया जा सकता है या उनको पीट पीट के उनकी चादर बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर एक उनकी डक्टिलिटी बढ़ा देते हैं। दूसरा, और भी कई चीज़ें आ सकती है तुम्हारे को। यहाँ पर ये इनको रस्टलेस बना देते हैं, मतलब इनमें रस्ट नहीं लगती मेटल में। मतलब जो मेटल है आपका आयरन, अगर मैं उसको कार्बन दे दूंगा, अगर मैं उसको अगर मैं उसको कार्बन दे दूंगा तो कार्बन देने से वो स्टील बन जाएगा। स्टील जो होता है वो स्टेनलेस होता है। 2 पॉइंट हो गए। उनकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बढ़ा देते हैं। ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। ऐसे करके हम जब भी कभी कोई इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं मैनमेड, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज को एनहांस करने का काम करते हैं। अलॉय और इंटरस्टिशियल कंपाउंड में डिफरेंस होता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं वो इंटरमोलिकुलर स्पेस में जाके बैठते हैं और जो अलॉय होते हैं वो फिजिकल मिक्सचर से बनाया जाता है। जैसे आपको पता होगा, हम गोल्ड में कॉपर या सिल्वर मिलाते हैं, वो फिजिकल मिक्सचर होता है। ये केमिकल प्रोसेस होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी ब्लॉक एलिमेंट की क्या होती है? NS पूरा भरा होना चाहिए और N-1 डी में इलेक्ट्रॉन जाए 1 से लेके 10 तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास NS पूरा भरा हुआ, देखो ये गलत हो गया। अब आप कहोगे भैया यहाँ पर NS में 1 to 2 क्यों लिखा है 3 केसेस में? ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि S में 3 इलेक्ट्रॉन तो आ ही नहीं सकते। 1 to 2 का मतलब है कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें हाफ फिल्ड हो जाता है। जैसे क्रोमियम, क्रोमियम में और कॉपर में हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड स्टेबिलिटी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन डी में ट्रांसफर हो जाता है हुंस रूल के हिसाब से। बाकी 1 से लेके 10 तक हो सकते हैं। देखो इसमें यहाँ पे डी फिक्स कर दिया, ये गलत है। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द प्रॉपर्टीज विद द एलिमेंट ऑफ 3D। कौन है जिसकी लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, जो शो करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? अभी बताया था मैंगनीज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ट्रांजिशन मेटल दैट दैट डज नॉट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। यहाँ पर एक स्कैंडियम है जो अपनी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में 0 डी रखता है। पहले आपको मैं बताऊं, कलर शो करने के लिए क्यों नहीं हो रहा, देखते हैं कलर कैसे। हम्म, तो कैंडियम
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 0 इलेक्ट्रॉन रखता है डी में। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो चीज़ ना तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगी ना डी ट्रांजिशन करेगी, और डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर शो नहीं होगा। तीसरा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हम यहाँ पर जिंक को देंगे, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीज करती है जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, और डिक्रीज करती है जैसे जैसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं डी ऑर्बिटल में। जिंक के पास फुल्ली पेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो अब आप देख लेना, हमारा बैठ रहा है 1 के साथ R, 2 के साथ Q और 3 के साथ P, ठीक है। 1R 2Q 3P, ये आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। द ट्रेंड ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग ग्राफ। कह रहा है कौन सा ट्रेंड है जो इस प्रॉपर्टी को दिखाता है। अब हम इस ट्रेंड को देखेंगे। स्कैंडियम से चालू होकर जिंक तक जा रहा है, ठीक है। स्कैंडियम से टाइटेनियम तक, निकल तक तो गिर रहा था ये, फिर उसके बाद एकदम से कॉपर और जिंक में बढ़ा, तो ये आपका एटॉमिक साइज है, ये एटॉमिक रेडियाई है। जैसे ही ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं डी में, तो वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन करते हैं, जिसकी वजह से एटम का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। वरना जैसे जैसे एक एक करके इलेक्ट्रॉन ऐड होता रहेगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता रहेगा। एटॉमिक रेडियस का आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग Cu2+ हैलाइड इज नॉट नोन। आयोडीन। देखो हम बात कर रहे हैं हैलाइड की, सारे हैलाइड नेगेटिव होते हैं, लेकिन डाउन द ग्रुप नेगेटिविटी डिक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप नेगेटिविटी डिक्रीज करती है, तो उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कमजोर हो जाती है, और कॉपर को +2 दिखाने की टेंडेंसी क्लोरीन में बहुत अच्छी है, क्लोरीन में है, ब्रोमीन में है, लेकिन आयोडीन में नहीं है। आयोडीन इतना ताकतवर नहीं है कि वो कॉपर को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ला सके। क्यों भाई, ऐसी क्या दिक्कत है कॉपर में? कॉपर +1 में बहुत खुश है अपनी D10 कन्फिग्रेशन के साथ। अगर आप उसको +2 में लाना चाहते हो, D9 बनाना चाहते हो, तो उसकी सेकंड बहुत ज़्यादा हाई आयनेशन एंथैल्पी को कंपनसेट करना पड़ेगा। या तो आप उसके लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी का इस्तेमाल करेंगे, जो कॉपर को पानी में रिएक्ट कराएंगे, या फिर वो ताकतवर हैलाइड होना चाहिए। आयोडीन ताकतवर हैलाइड नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द टू टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन, पहले डाइक्रोमेट आयन देखो आप, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 4 CRO बॉन्ड आर इक्विवेलेंट इन लेंथ। 6 CRO बॉन्ड आर इक्विवेलेंट इन लेंथ, 1 2 3 4 5 6। ये जो होते हैं ये बीच वाले, एक ये बात और याद रखना कि इनकी लेंथ ज़्यादा होती है। इनके मुकाबले में इन दोनों की लेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसकी लेंथ ज़्यादा होती है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D6 3D6। किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D6 होगी यहाँ पे, देख लेते हैं। मैंगनीज की 3D5 होती है, +2 हो गया ना, तो +2 किस में से गए हैं, दोनों के दोनों 4s में से। निकल निकल के तुम्हारे 2 गए s से, 1 गए, तो भी 27 बचेंगे, D7 बचेगा। मैंगनीज ये D4 हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है मुझे कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है आपका वो होता है 4s2 3D7, तो वो हो जाएगा 4s0 3D6, ठीक है। निकल बनेगा 3D7 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद। आसान था, इसमें कोई खास दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो टाइटेनियम दिखाता है वेरिएबल, क्रोमियम दिखाता है, कॉपर भी 1 और 2 दिखाता है, स्कैंडियम नहीं दिखाता। एक स्कैंडियम नहीं दिखाता, इसी के साथ जिंक भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता।
स्कैंडियम सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है क्योंकि उसके डी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचता है और डी में एक इलेक्ट्रॉन हाईली अनस्टेबल होता है। और जिंक सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे वो D10 कॉन्फ़िगरेशन पा जाता है। KMnO4 act as oxidizing agent in alkali medium. When alkaline KMnO4 is treated with Ki, iodine is oxidized to। देखो, अगर मैं KMnO4 को रिएक्ट कराऊंगा Ki के साथ, तो इसके आयनिक इक्वेशन के लिए मैं I- ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये अब तुम्हें देगा MnO2 और IO3-। सी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए हम रेडॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, वो हमने करा था जिसमें हम उन रिएक्शंस में जिसमें हमने प्रिपरेशन सीखी थी KMnO4 और K2CR27 की। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। इनमें से किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है? इसके पास तो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। टाइटेनियम के पास 22 थे, एक दो एक बचेगा। वेनेडियम के पास 2 बचेंगे। आयरन के पास 5 है। आयरन के पास +3 होने पर जो था वो 4s2, 2 उसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे और था एक 3d6, एक उसका जाएगा। मैं 6 को ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ जिससे 3d5 दिखाई दे, ठीक है। तो 3d5 के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3d5 के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जल्दी से इसको देख लो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Which of the following characteristic of transition metal is associated with their catalytic activity? अच्छा, कैटलिस्ट बनाने की के लिए कौन सी प्रॉपर्टी ज़रूरी है? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर? नहीं। कलर ऑफ? नहीं। हाई एंथैल्पी ऑफ एटमेशन? नहीं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल भी, अगर मान लो यहाँ पर यह होता एक ऑप्शन कि प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो भी मैं कहता कि कैटालिटिक एक्टिविटी दिखाने के लिए वो ज़रूरी है, क्योंकि कैटलिस्ट जो होते हैं वो अपनी सरफेस के ऊपर ही दोनों रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराते हैं। कैटलिस्ट अपनी सरफेस देता है और दोनों रिएक्टेंट आके उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल शो +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट? कॉपर। कॉपर ही है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है 10 के 10 एलिमेंट्स में, ठीक है। स्कैंडियम ही है जो सिर्फ एक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और जिंक ही है जो सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। कुछ बातें याद रखो। द आयंस ऑफ मेटल ऑफ ग्रुप 12 हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है। एंड सो अगर किसी का डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। तो बिहेव लाइक सेमीकंडक्टर? नहीं। बिहेव लाइक हाई मेल्टिंग पॉइंट? नहीं, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, याद रखो, ऑल पेयर्ड की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट गिर जाता है। डू नॉट बिहेव लाइक ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ठीक है। बिहेव लाइक सुपर कंडक्टर? नहीं। सी आंसर है इसका। KMnO4 इज कलर्ड ड्यू टू। KMnO4 क्यों कलर्ड है? अच्छा, बात ध्यान रखना, KMnO4 में मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पे बैठा है। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पे वो DD ट्रांजिशन नहीं कर सकता, वरना हमेशा DD ट्रांजिशन ही रीजन होता है कलर का। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, जो यहाँ पर KMnO4 के कलर शो करने का रीजन है वो है मेटल टू लिगेंड, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैंगनीज के पास यहाँ पे आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक बात, मैंगनीज के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है और DD ट्रांजिशन नहीं होगा इसका केस। तो यहाँ पे जो रीजन होगा वो होगा लिगेंड से मेटल जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। आगे विच सेट ऑफ आयन एग्जिबिट स्पेसिफिक कलर? कौन सा सेट ऑफ आयन है जो एग्जिबिट करता है कलर? तो आप ये देखो कि कौन इनमें से कोई भी एक ऐसा हो जो कलर एग्जिबिट ना कर रहा हो, तो उस वाले सेट को हम छोड़ देंगे। स्कैंडियम कलर एग्जिबिट नहीं करेगा, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। टाइटेनियम +4 वाला नहीं करेगा, टाइटेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 s में और 2 d में। अगर वो दोनों छोड़ देगा तो वो भी 0 हो जाएगा और वो DD ट्रांजिशन नहीं करेगा। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। आयरन करेगा, D5 है। V2 करेगा, V3 करेगा, ये करेगा, ठीक है।
तो सी इसका ऑप्शन है। V3+ V2+ और Fe3+। मैं बताता हूँ कितने कितने इलेक्ट्रॉन है। 2 गए तो बचा 4s0 3d3, 4s0 3d2, 4s0 3d5। तो तीनों के पास डी में इलेक्ट्रॉन्स है तो वो डी ट्रांजिशन करेंगे। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रीजन होता है आपके कलर शो करने का और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन फॉर जिंक नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? क्या रीजन है इसका? इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं। कंप्लीटली फिल्ड 3D सबशेल। कंप्लीटली फिल्ड 3D सबशेल का मतलब ये हो गया कि उसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है D10 की, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन क्यों शिफ्ट करेगा, लेगा या देगा, कुछ भी नहीं करेगा। वो कहेगा मैं D10 में सेटिस्फाइड हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक वो होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो है स्कैंडियम, क्योंकि इस वक्त इसके पास D0 है। ठीक है, जरा देख लो इन तीनों को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, असर्शन रीजन में पहला क्वेश्चन आता है, E0 वैल्यू ऑफ कॉपर ऑब्लिक Cu2+/Cu इज पॉजिटिव। हाँ ठीक है असर्शन। कॉपर हैज हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड लोअर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। दोनों बातें ठीक है और रीजन भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा ए। बोथ आर करेक्ट एंड असर्शन का रीजन उससे बिलोंग भी करता है। क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन जिंक ZR और HF ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियाई। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है बात। बोथ एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये दोनों बातें ठीक है लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करती, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, ऊपर वाली बात को एक्सप्लेन नहीं कर रही, दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होने का रीजन ऊपर वाली बात हो सकती है, ऊपर वाली बात को नीचे वाली चीज समझा नहीं रही। आगे चलते हैं। जिंक के बेटा इसमें ध्यान रखा करो, कई बार मुझसे भी गलती हो जाती है कि ये असर्शन रीजन हम समझ नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि हमारा इंग्लिश में हाथ थोड़ा तंग है, वो तो ऑब्वियस बात है। आगे चलते हैं। असर्शन, जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए नहीं मानते क्योंकि इसका डी कंप्लीटली फिल्ड है। इन जिंक 3D ऑर्बिटल आर कंप्लीटली फिल्ड इन इट्स ग्राउंड स्टेट। बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है और एक दूसरे के रीजन भी है। Fe2+ एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। Fe2+ एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, अपने आप को Fe3+ बनाना चाहता है, अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, जिससे वो D5 कॉन्फ़िगरेशन पा जाए। दोनों बातें ठीक है। ठीक है, भगवान करे तुम्हारे पेपर में ऐसी क्वेश्चन है जिसमें दोनों ठीक हो, क्योंकि असर्शन रीजन में ज़्यादातर ये दिक्कत आती है, गड़बड़ हो जाती है। ज़्यादातर तब दिक्कत आती है जब असर्शन और रीजन एक दूसरे के मीनिंग नहीं होते, होते खुद सही हैं, तो हम फंस जाते हैं। असर्शन, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ एक्टिनाइड्स आर लेसर देन द थ्योरेटिकल प्रिडिक्टेड वैल्यू। बात ठीक है, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है एक्टिनॉइड का वो कम होता है। एक्टिनॉइड एलिमेंट आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, ये बात भी ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ आपके क्वेश्चन होते हैं समाप्त। ये वो वाले एमसीक्यूज है, पीवाईक्यूज है जो वो वाले एमसीक्यूज है जो पीवाईक्यूज में थे। इसका मतलब ये नहीं कि इन्हीं में से पेपर आ जाएगा। डी ब्लॉक बड़ा चैप्टर है, इसके हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम थोड़े एडिशनल एमसीक्यूज डालेंगे। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।